तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लेके आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करें 17 मार्च 2026 के शिफ्ट 1 के पेपर की बात की, जो कि एनटीपीसी का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यह सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम 16 मार्च 2026 की मतलब तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। तो आप हमें यहाँ पे जा कमेंट में देख सकते हैं, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर ये वीडियो तीनों देख सकते हैं। तो हम आज इसमें 17 मार्च शिफ्ट पहले की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। और हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ही देख लीजिए, सबसे सिंपल सवाल है। तो इसके लिए सबको पता होगा, सबसे पहला क्या इसका आंसर क्या होगा, 25 ईयर, मतलब 25 साल चाहिए। और बात करें हम लोकसभा और राज्यसभा, मतलब लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष इसके, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद हमारा विधान परिषद, इसके लिए हमारा 30 वर्ष चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारा 35 वर्ष चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष, गवर्नर के लिए 35 वर्ष। तो ये हम यहाँ लिख के दिए हैं आपको, तो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ राज्य में क्या होता है, हमारे पास विधानसभा होता है और विधान परिषद। विधानसभा कहाँ होता है, सभी राज्यों में होता है। और विधान परिषद क्या होता है, 6 स्टेट में। तो स्टेट कौन कौन से हमारे पास, तो यूपी हो गया, बिहार हो गए, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो और ये सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में है विधान परिषद की, जिसमें टोटल सीटें 100 हैं। और बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78। इसी तरह कर्नाटका में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तमिलनाडु में 40 सीटें हैं। तो हमारा होगा विधान परिषद। अब हम बात करें विधानसभा की, तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, तो यूपी में 403, उसके महाराष्ट्र में 288 और बिहार में 243, सिक्किम में 32। और बात करें यूटी में, तो यूटी में सबसे ज़्यादा सीटें दिल्ली में है, 70 सीटें। उसके बाद गोवा में और मिजोरम में 40 सीटें हैं। और अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट की, तो जैसे यहाँ 2026 में जो जहाँ चुनाव हुए हैं, तो ये हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा असम, सबसे ज़्यादा नहीं, असम में 126 सीटें हो गई, केरला में 140, तमिलनाडु में 234 और बंगाल में 294 और पौंडीचेरी में 30। तो ये सब चुनाव वाले स्टेट हैं जहाँ इसमें चुनाव होंगे या कहीं हो चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, इसलिए इसको आप हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि ये 2026 के अगर पूछेगा एग्ज़ाम में तो इन्हीं 5-6 स्टेट जो दिए हैं इसी से पूछेगा क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेंगे पहले कि यहाँ जैसे 18 वर्ष क्या होता है। 18 वर्ष हमारा वोटिंग राइट्स है, मतलब 18 वर्ष के ऊपर आप वोट दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 326 में मेंशन है। और यह कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1988 में। तो उसके पहले क्या थी, उसके पहले 21 वर्ष थी। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो इज बैरन आइसलैंड। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो हमारा यहाँ सही आंसर हो। स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब ये हमारा बैरन आइलैंड पे है। तो वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं हमारे वोल्केनो, जैसे यहाँ सिल्ड वोल्केनो होता है, स्ट्रेटो वोल्केनो देख सकते हैं ये हुआ, उसका सिंडर कोन, उसका कोल्डेरा। ये हमारे 4 प्रकार के वोल्केनो हो गए। हम देखेंगे अब कुछ अदर्स, जैसे हमारा होगा माउंट एटना इटली में होगा, किलुआ ज्वालामुखी हवाई यूएसए में हो गया, और माउना लोआ ये भी हवाई यूएसए में है, और मेरापी इंडोनेशिया, कोटापैक्सी इक्वाडोर, उसके बाद माउंट फुजियामा जापान में हो गया, उसके बाद क्राकोटोवा इंडोनेशिया। तो ये हमारे कुछ अदर्स थे, इसको भी याद रखिए। अब बैरन आइलैंड कहाँ पे है, तो ये अंडमान में है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शुष्क गर्म सर्दियाँ और शुष्क ठंडी सर्दियाँ, शुष्क गर्म ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र सर्दियाँ, आर्द्र गर्म शीर्ष और ठंडी शुष्क सर्दियाँ, आर्द्र गर्म शीर्ष ग्रीष्म और आर्द्र ठंडी सर्दियाँ। तो ये ऑप्शन हमारे हो गए। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ड्राई हॉट समर जिसको कहते हैं एंड कोल्ड वेट विंटर। तो भूमध्यसागरीय मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट कहाँ होता है हमारा, ये ट्रॉपिकल रीजन में। ये देख सकते हैं हमारा इक्वेटर के पास जो एरिया होता है वो हमारा होता है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट का, इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहते हैं। ये इक्वेटर के पास वाला होता है। उसके बाद हमारा होता है, देख लीजिए, मतलब यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उधर तो ड्राई क्लाइमेट आ जाता है हमारा। फिर उधर इसके ऊपर हमारा टेम्परेचर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मतलब इधर ठंडी होने लगती है, इधर पोलर पे जाके एकदम कोल्ड हो जाता है। तो ये हमारा होगा इसका ऑप्शन बी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस। हमारा लिब्रे ऑफिस क्या है, ये ओपन सोर्स है क्योंकि इसका सोर्स कोड जो होता है पब्लिक होता है। आप भी इससे एडिट कर सकते हैं, इसमें मतलब कुछ इंटरफेरेंस मतलब कुछ चीज़ें लिमिटेशन बहुत कम होती हैं, इसमें आप भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, फ्री होते हैं ओपन सोर्स वाले और यूज़ करके मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं आप। तो इसीलिए अब ये लिब्रे ऑफिस क्या होता है, तो ये लिब्रे ऑफिस जैसे आप MS एक्सेल यूज़ करते हैं तो MS एक्सेल की तरह ये लिब्रे ऑफिस भी है। तो इसमें और ऑप्शन भी है, तो ये सब हमारे पेड है, बाकी ये लिब्रे ऑफिस हमारा फ्री है, ओपन सोर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीपी देश कौन से हैं। निम्न में से भारत के 2 पड़ोसी द्वीपी देश कौन से हैं। इसमें पूछा भारत के कौन से 2 पड़ोसी देश है। तो पहला ऑप्शन देखिए सेल्सियस ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है इंडिया से। फिर सेकंड ऑप्शन मालदीव म्यांमार। तो ये हमारे ये द्वीपी देश नहीं हो गया। म्यांमार क्या है, हमारा द्वीपी देश नहीं है, ये हमारा मतलब लैंड बाउंड्री साझा करता है, तो ये लैंड से हो गया। अब ऑप्शन सी क्या है, श्रीलंका मालदीव। हाँ, श्रीलंका और मालदीव हमारे द्वीपी देश हो गए। उसके बाद ऑप्शन दिया लक्षद्वीप श्रीलंका। ये लक्षद्वीप तो हमारा इंडिया का ही पार्ट है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही है इसका, श्रीलंका एंड मालदीव। अब लैंड बाउंड्री जो साझा करते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ क्या करता है, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये हमारे 7 जो कंट्री हैं ये हमारे लैंड बाउंड्री साझा करते हैं हमसे, मतलब इंडिया से। उसके बाद हमारा ये जो अभी देखें हम कि श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका ये हो गया, श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धने कोटे, और उसका पहले नाम क्या था, सिलोन। अब ये मालदीव है, रिपब्लिक ऑफ मालदीव। इस क्या है, द्वीपों का समूह है। तो यहाँ क्या है, 1000 से अधिक द्वीप हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो है 9 डिग्री चैनल अलग डिवाइड उनको करता है, 9 डिग्री चैनल। तो ये 9 डिग्री चैनल हमारा लक्षद्वीप और मालदीव को डिवाइड करता है। उसी तरह यहाँ श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक जो स्टेट है वाटर बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं पाक स्टेट। तो पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें यहाँ देख लीजिए, और एक 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, निकोबार एंड अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा था 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, तो अंडमान और निकोबार के। उसका 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो ये हमारा मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह 1905 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो विच कलेक्शन ऑफ द पोएम रिटन बाय सरोजिनी नायडू वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1905। तो इनका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो हमारा ये अभी देखेंगे, हमने 3 शिफ्ट पहले किए, उसमें से भी हमें लग रहा है 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें पूछा था गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना है या तो कब प्रकाशित हुआ है। मतलब सेम यही चीज़ को 3 बार घुमा फिरा के पूछा गया है। तो जो पहली शिफ्ट के पेपर होते हैं उनके एनालिसिस होने से यही होता है कि अगली शिफ्ट वालों को एक चीज़ अच्छे से पता होता है, इसलिए वो गलतियाँ नहीं होती। तो इसीलिए बोर्ड ने भी मना किया है। पर जो कहीं प्राइवेट ग्रुप में होते हैं ये सब, तो आने वाले शिफ्टों के लिए मतलब उनके मार्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अब बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये कवियत्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी यूपी की। और ये INC की प्रेसिडेंट कब बनी थी, 1925 में। और ये इनकी फर्स्ट बुक थी। उसके बाद ये इनकी बुक ये 1917 में, मतलब ये 1905 की बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। 1912 में ये लिखती हैं द बर्ड ऑफ टाइम्स, इनकी पुस्तक होती है। और द ब्रोकन विंग 1917 में लिखती हैं। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक नहीं है। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है लघु हिमालय किसके बीच स्थित है। तो इसके बीच स्थित है, ऑप्शन देखिए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय। ग्रेट हिमालय है, ट्रांस हिमालय एंड शिवालिक एंड आउटर हिमालय। तो इसका सही आंसर हो गया शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय। तो यहाँ हम हिमालय के बारे में देखेंगे। तो ये हमारे ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये हमारे 3 जो रेंज है ये हमारा ट्रांस हिमालय में आता है। उसके बाद ये मिडिल हिमालय होता है। मिडिल हिमालय है, देख लीजिए हमारा ये येलो वाली लाइन, तो ये मिडिल हिमालय का पार्ट हो गया। और ये शिवालिक हमारा ये ब्लू वाला, तो ये शिवालिक हो गया हमारा ब्लू वाला लाइन। तो ये हमारा उसके बाद ग्रेटर हिमालय, ये हमारा देख लीजिए ब्लू में ऊपर, मतलब ऊपर वाली ब्लू। तो ये ब्लू हमारा ग्रेटर हिमालय। तो इसमें पूछा क्या है, लघु हिमालय। मतलब लघु हिमालय मतलब
मिडिल हिमालय। तो ये मिडिल हिमालय किसके बीच में आता है? तो हमारा ये हो गया ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसका, और शिवालिक। तो ये जो येलो वाला पूछा है मिडिल हिमालय, इसको कहते हैं लघु हिमालय। तो यही हमारा पूछा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय। और हम देखेंगे यहाँ हिमालय को और मतलब पैरेलली, मतलब यहाँ ये हो गया। अब ये हमारा मतलब हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। तो ये हमारा करेंगे इंडस रिवर से, मतलब रिवर से रिवर तक। तो इंडस रिवर से हमारा सतलज रिवर तक, हम इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद सतलज रिवर से काली रिवर तक हमारा ये कुमायूं हिमालय होता है। उसके बाद काली रिवर से तीस्ता, जिसके बीच में नेपाल आता है, तो इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता से लेके हमारा दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी तक, तो ये हमारा उसके बीच में असम हिमालय आता है। तो ये हिमालय का हॉरिजॉन्टल मतलब डिवीज़न हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रेगर मेंडल के वंशागति के नियमों में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ग्रेगर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? तो इसके ऑप्शन दिया क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ बायोपिक्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि लॉ ऑफ बायोपिक ये पता नहीं कोई लॉ है कि नहीं है, पर ये इससे संबंधित नहीं है। अब बात करें ग्रेगर मेंडल की, तो ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है इनको। ये पी प्लांट से हमारा ये जेनेटिक मतलब रिसर्च किए थे। और उसके बाद ये और एक लॉ दिए थे, लॉ ऑफ म्यूटेशन। तो मेंडल का हमारा हो गया। आगे हम मेंडल के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब आगे देख रहे हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन देखिए, जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र में समावेशन द्वारा, केवल पंजीकरण द्वारा, या प्राकृतिकरण द्वारा, केवल प्राकृतिकरण और क्षेत्र के समावेशन द्वारा, केवल जन्म और वंश द्वारा। तो ये ऑप्शन देख के ही आपको लग रहा है ये ऑप्शन मतलब ये सब हो नहीं सकते। तो ये ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यहाँ वह जन्म, वंश, पंजीकरण इसमें देखिए पंजीकरण दिया, इसमें नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। इसमें गलत हो गया। तो इसमें जन्म नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ये आसान था, मतलब कर सकते थे। तो इसका ये ऑप्शन सही हो गया। हम और कुछ देखेंगे, जैसे अब क्या होगा 1950 से क्या होगा, नागरिकता अधिनियम 1950 से लेके नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 1950 से 1987 के बीच क्या होता था, कोई भी जन्म इंडिया में लेता था तो उसको नागरिकता दे दी जाती थी। फिर इसमें संशोधन हुआ 1987 से 2004 के बीच में क्या हुआ, पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन मतलब भारतीय हो तो उसको नागरिकता मिल जाती थी, मतलब जन्म लेने वाले को। उसके बाद 2004 में क्या हुआ, एक पेरेंट्स इंडियन हो पर दूसरा जो हो वो एनिमी एलाई, मतलब ये जैसे पाकिस्तान हो गया हमारा पड़ोसी, ये हमारा एनिमी है, तो एनिमी कंट्री का ना हो तो इसको नागरिकता मिल जाएगी। अब बात करें नागरिकता होने का क्या फ़ायदा होता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं आपको। उसका पॉलिटिकल राइट्स जैसे वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। उसका प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट से आपकी रक्षा होती है। तो ये हमारा नागरिकता के फ़ायदे हैं। इसलिए नागरिकता मतलब नागरिकता के बिना भी रह सकते हैं, पर आप नागरिकता ले रहेंगे तो आपके पास ये राइट्स होंगे। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो नागरिकता ये आर्टिकल मतलब हमारा पार्ट सेकंड में आता है, पार्ट सेकंड है इसका नागरिकता का। उसके बाद आर्टिकल कितना है 5 से 12, 5 से 11, 12 से 35 हमारा फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। तो इसके 5 में देखेंगे, 5 में क्या है, ये नागरिकता के बारे में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो 6 में क्या है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे वो आर्टिकल 6 में है। और 7 में क्या है, जो पाकिस्तान चले गए थे इंडिया से। तो अब आर्टिकल 8 में क्या है, जो अब्रॉड में रहते हैं। उसका आर्टिकल 9 में क्या है, फॉरेन सिटीजन, मतलब फॉरेन सिटीजन जो है। उसके आर्टिकल 10 में क्या है हमारा, ये कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब ये नागरिकता मतलब कंटिन्यूएशन के लिए बात करता है आर्टिकल। उसका आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में क्या है, पार्लियामेंट, इसमें मतलब पार्लियामेंट को पावर दी गई आर्टिकल 11 के अनुसार कि कुछ भी मतलब इसमें चेंजेस कर सकती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं पहले चेंज किए। अब हम देखेंगे यहाँ नागरिकता में कब मतलब अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये देख सकते हैं। यह 1986 में पहला हुआ था, फिर उसके बाद 1992 में हुआ है, फिर 2003 में, उसका 2005 में, 2019 में। पहला तो हमारा 1955 ही है, तो ये 1986 पहला नहीं है।
तो इस तरह हमारा ये लास्ट वाला 2019 में हुआ था, जिसमें आप देखे होंगे मुस्लिम माइनॉरिटी मतलब जो भी हमारे मुस्लिम बाहुल देश, जैसे हमारा हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू है तो उनको मतलब इंडिया में आने पे मतलब उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसलिए इसके लिए क्या मतलब 2019 में बात हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट पूछ रहा है तो क्या है, तो शॉर्टकट यहाँ दिया है Ctrl+S, Ctrl+Shift+F, Ctrl+R, Ctrl+F। तो इसमें क्या है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H होता है, तो यहाँ Ctrl+H हमारा सही आंसर हो गया। अब हम कुछ और देखेंगे, जैसे Ctrl+F क्या होता है फाइंड करने के कुछ मतलब आप मतलब यहाँ MS वर्ड में कुछ फाइंड करने के लिए Ctrl+F से आप फाइंड कर सकते हैं। अब Ctrl+V क्या होता है पेस्ट करने के लिए, कॉपी कैसे करेंगे Ctrl+C से। और Ctrl+Z क्या होगा अंडू, मतलब कोई चीज़ आप रिवर्स में आना है Ctrl+Z करेंगे। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, P से प्रिंट हो जाएगा, S से सेव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कुछ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तारवादी राजकोषीय नीति एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के लिए ग्रीनफील्ड कौन सी रणनीति सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी फाइनेंस बाय बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी फाइनेंस थ्रू इंक्रीज टैक्सेस ओनली। उसके बाद ऑप्शन है कंपनसेटरी स्पेंडिंग फ्रॉम कंपनसेटरी स्पेंडिंग फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कट इन टैक्स। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन कंपनसेटरी स्पेंडिंग फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इसके बारे में आइडिया आप अभी नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे किसी और दिन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी। इसका ऑप्शन देखिए मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। इसका सही आंसर हो गया नागालैंड। तो नागालैंड में क्या हुआ था -0.6 की निगेटिव ग्रोथ हुई थी, वो भी कब 2001 से 2011 के बीच में। मतलब लास्ट जो सेंसस हुआ था उसमें हमारा 0.6 का मतलब निगेटिव ग्रोथ हुआ था। तो ये हमारा नागालैंड इसका सही आंसर हो गया। अब हम बात करें सेंसस के बारे में। सेंसस में हमारा देखेंगे यहाँ पहला सेंसस कब हुआ था। फर्स्ट सेंसस हमारा देखेंगे ये मेयो के काल में 1872 में हुआ था। तो ये मेयो के फर्स्ट सेंसस। उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट सेंसस मतलब पहले सबसे कंप्लीट ये पहली जनगणना मेयो के काल में हुई, पर कंप्लीट जनगणना हमारा रिपन के काल में 1881 में हुआ था। उसके बाद हमारा लास्ट सेंसस जो हुआ था ये 2011 में हुआ था। उसके बाद इसमें हम इसके डाटा की बात करें तो इसमें लिटरेसी रेट कितनी थी 74%, जिसमें केरला सबसे हाईएस्ट था 94%, बिहार सबसे लोएस्ट था। और उसमें सेक्स रेशियो क्या था 2011 जनगणना के अनुसार तो 943 था, जिसमें केरला सबसे हाईएस्ट 1084 था। हरियाणा का क्या था आप हमें कमेंट बताएं, हरियाणा का क्या था। अब बात करें हम यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन तो सबसे हाईएस्ट पे यूपी पहले पे था, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार पे आता था। लोएस्ट पॉपुलेशन में हमारा सिक्किम पहले पे है, मिजोरम सेकंड पे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश थर्ड पे है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारा बिहार सबसे पहले पे था 1102 पे, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर पे। उसका मतलब इंडिया की टोटल कितनी थी, इंडिया की टोटल 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ग्रोथ रेट हमारा कितना था 17.7, मतलब ये जनसंख्या ग्रोथ रेट 17.7। उसके बाद हम एक और देखेंगे 1921 को। हाँ 1921 को क्या कहते हैं, ये 1921 को हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडेड, क्योंकि 1921 के पहले क्या था जनसंख्या में मतलब उसके बाद स्लो वृद्धि थी, उसके बाद जनसंख्या में तेज़ी वृद्धि हुई है, इसलिए 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल टू। तो उनको कहाँ भेजा गया था, रंगून, पोर्ट ब्लेयर, काबुल, लंदन। तो इनको रंगून भेजा गया था, इसका ऑप्शन ए सही है। तो रंगून कहाँ है, ये वर्मा मतलब आज के दिन म्यांमार। तो इसकी राजधानी क्या है, नापिडा। म्यांमार की राजधानी नापिडा है। तो ये 1857 की रिवॉल्ट के बाद मतलब ये इनको रंगून भेज दिया था। तो ये बहादुर शाह जफर कौन थे, ये लास्ट रूलर थे। तो ये लास्ट रूलर थे मतलब मुग़ल एम्परर, मतलब लास्ट मुग़ल एम्परर। तो उसके बाद ये 1857 की मतलब क्रांति में हम देखेंगे जैसे और जगह पे जैसे हमारा दिल्ली में इसको कौन लीड कर रहा था, तो ये बहादुर शाह जफर ये दिल्ली में लीड कर रहे थे। उसका कानपुर में हमारा नाना साहब थे।
उसके बाद ये झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, उसका लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में हमारा खान बहादुर खान थे, उसका बिहार में हमारा कुंवर सिंह थे। तो ये हमारे अलग अलग जगह से अलग अलग लीड कर रहे थे। तो ये हमारे 1857 की क्रांति के मतलब लीडर थे। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन, तो उसमें 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए थे, तो उस समय 10 जोड़े गए थे। अब कितने हैं, 11। तो इसका सही आंसर 10 है। अब कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या है, पहला है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का सम्मान करना, उसका नेशनल फ्लैग और एंथम का मतलब रिस्पेक्ट करना, उसका प्रोटेक्ट यूनिटी मतलब तीसरा नंबर हमारा यूनिटी बनाए रखना, और डिफेंड कंट्री मतलब देश के लिए लड़ना, हार्मनी मतलब सद्भावना बनाए रखना है। पाँचवा प्रिजर्व हेरिटेज मतलब हमारे ये जो हेरिटेज है उनको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसका प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। उसका 8वां नंबर है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर मतलब आप वैज्ञानिक तरीके से सोचिए, मतलब आप कहने का मतलब यही है कि ऐसे किसी ढोंग में ना फंस जाइए, मतलब जो कि मतलब कोई प्रूफ ही ना हो, या तो मतलब आप प्रूफ की तरफ जाइए। उसका 9वां प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे देखते हैं रेलवे हो गया और कोई पार्क वगैरह, ये सब आप मतलब आप जाकर नुकसान ही करते हैं, तो ये इसकी रिस्पेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी एक तरह से, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। फिर एक्सीलेंस मतलब आपको एक्सीलेंस की तो प्राप्ति करना है, एक्सीलेंस मतलब हर चीज़ में लाना है। उसके बाद ये 11वां जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट भी इसमें ऐड किया गया है। फंडामेंटल राइट भी है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए बात करता है। तो ये चिल्ड्रन इसमें हमारा दोनों के अंदर आता है। और पार्ट 4A में, जो कि पार्ट 4A में हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है पार्ट 4A, जिसको आर्टिकल 15(1)A मतलब 51A के अंदर। तो इस समय टोटल कितने हैं, इस समय टोटल 11 हैं। शुरुआत में वो ऐड किए गए 10, 11वें नंबर चिल्ड्रन एजुकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया। तो इसका नारा कौन दिया था, यह तिलक ने दिया था, क्योंकि तिलक दिए थे। ये पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग पूर्ण स्वराज की किए थे पूर्ण स्वराज तिलक। तो ये गर्म दल के नेता थे। और गर्म दल के नेता कौन थे, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक ये हो गए। उसके बाद लाल बाल पाल, तो ये पाल से एक लोग और है, नाम क्या पूरा नहीं याद आ रहा। तो ये तीनों लाल बाल पाल हमारे ये गर्म दल के नेता थे। तो सब अब यहाँ देखेंगे 1885 में INC की स्थापना हुई। 1905 में क्या हुआ, बंगाल पार्टीशन होता है। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। और सूरत स्प्लिट इसी में क्या होता है, ये नरम दल होते हैं, जो नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं। तो ये नरम दल और गरम दल अलग होते हैं सूरत स्प्लिट में। 1916 में क्या होता है, होम रूल मूवमेंट, जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा लीड किया गया था। उसके 1920 में क्या होगा, तिलक की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 239A के अनुसार पांडुचेरी के लिए बनाए गए कानून किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माने जाते। तो कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माने जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 368 के तहत, क्योंकि ये 239A पांडुचेरी के लिए और 239AA दिल्ली के लिए बनाया गया था एडमिशन के लिए। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरायजी आंदोलन 19वीं सदी का धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो किस क्षेत्र से हुआ था। तो फराजी मतलब कौन से एरिया से आता है, तो ऑप्शन है बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल। ये 1818 में हुआ था। और ये हाजी सरियातुल्ला मतलब ये इनके द्वारा लीड किया गया था। अब एक और आंदोलन है जो कि वहाबी आंदोलन, ये सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा उसका किया गया था। और हम यहाँ एक और देख सकते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा क्या है, तो ऑप्शन है नेचुरल गैस विथ फेवर इलेक्ट्रॉन स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड गैस, आयनाइज गैस विथ आयन एंड इलेक्ट्रॉन इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो प्लाज्मा हमारी चौथी अवस्था होती है। फर्स्ट हमारा हो गया ठोस,
दूसरा द्रव, तीसरा हमारा गैस, चौथा ये, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पांचवी हो गई। तो ये हमारा प्लाज्मा चौथी अवस्था है जिसमें है हमारा आयनाइज्ड गैस विद आयन एंड इलेक्ट्रॉन एंड इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो अनुच्छेद 39 की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 39 का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो बाल्यावस्था और युवावस्था को शोषण से संरक्षण, बाल्यावस्था युवावस्था को नैतिक और भौतिक परित्याग से संरक्षण, बच्चों की कोमल आयु को दुरुपयोग से संरक्षण, बच्चों को स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली दवाओं से संरक्षण। तो ये दवाओं से रिलेटेड कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। तो ये ऑप्शन डी सही है। तो इसमें हम बात करेंगे, तो 39 आर्टिकल 39 किसमें आता है, डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी हमारा पार्ट 4A जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, ये आयरलैंड से लिया गया है। इसमें हमारा ये वाला मतलब लास्ट ऑप्शन डी ये नहीं आता। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 44 की, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 42 करता है मैटरनिटी लीव की बात करता है। और 43 हमारा लिविंग वेजेस की बात करता है। उसके बाद 40 नंबर हमारा आर्टिकल जो कि विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। और इसमें आर्टिकल 39 की बात करें तो 39D में हमारा एक और आता है 39D, जिसमें हम कहते हैं इक्वल पे के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। तो 39D के अंदर आता है। ये जो यहाँ दिया है 39D ऑप्शन, ये तो नहीं आता। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ, तो ये किसके दरबारी कवि थे। तो ये हमारे थे समुद्रगुप्त के। तो समुद्रगुप्त जैसे हमारा गुप्ता पीरियड डायनेस्टी में देखेंगे तो 4th सेंचुरी में आया था, मतलब सोच की घटना है। तो इसमें क्या है, इसका शासनकाल कब था, 320 CE से, मतलब गुप्ता डायनेस्टी का 415। तो ये 415 मतलब 250 सालों लगभग किए थे। इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इस गुप्ता डायनेस्टी का सबसे मतलब ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, ये समुद्रगुप्त ही था, जिसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, उसका कुमारगुप्त के बाद आया था स्कंदगुप्त, जो कि हून इन्वेजन इसी के समय हुआ था। तो हूनों का इन्वेजन ये हमारा स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और ये गुप्ता डायनेस्टी में क्या हुआ था, हमारे जैसे डेसिमल सिस्टम का डेवलपमेंट गुप्ता डायनेस्टी मानते हैं। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ये जो हमारा संस्कृत लिटरेचर होता है, ये भी गुप्ता डायनेस्टी के ही समय से शुरू हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। इसके लेखक हैं कल्हड़। उसके बाद ये कब, इस 8 पार्टों में डिवाइड है राजतरंगिणी हमारा। इसमें बात क्या करते हैं, राजतरंगिणी हमारा कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कुछ समय के मतलब किंग के बारे में बात करता है, उस कल्चर के बारे में बात करता है। ये हमारा कश्मीर के इतिहास की बात करता है, राजतरंगिणी में लिखा गया है, जिसको कल्हड़ ने लिखा है। उसके बाद बात करें चंद बदाई, तो चंद बदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज आसव। उसके बाद जयदेव की पुस्तक है गीता गोविंद। कालिदास की है मृच्छकटिकम, और कौन सी मृच्छकटिकम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की पुस्तक है। अब बात करें नेक्स्ट की क्वेश्चन की, भूमध्य रेखा निम्न से किस देश से नहीं गुजरती। तो ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर की बात कर रहा है, कौन से देश से नहीं गुजरती। तो कौन से देश से नहीं गुजरती, ये हमारा हो जाएगा इसका सही आंसर, ये हमारा मैक्सिको से नहीं गुजरती। कि यहाँ देख सकते हैं भूमध्य रेखा। तो यहाँ आप देखिए पहले भूमध्य रेखा कहाँ, पहले कोलंबिया हो गया ये हमारा, और मैक्सिको हमारा यहाँ पड़ता है। मैक्सिको हमारा कहाँ पड़ता है, मैक्सिको हमारा इधर पड़ता है। तो मैक्सिको से नहीं गुजरती ये, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती। तो ये मैक्सिको हमारा यहाँ हो गया मैक्सिको। तो ये और कौन कौन से देश से गुजरती है, तो पहला हमारा देखेंगे कोलंबिया हो गया, फिर इक्वाडोर हो गया, उसके बाद ब्राज़ील। ये 3 देश हो गए हमारे साउथ अमेरिका के 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। उसके बाद हमारा ये अब देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका में हमारा हो गया गोबान, उसका सन टोमे एंड प्रिंसिपल, और रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, डेमोक्रेटिक कांगो। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्री हो गए इसमें, 3 इसमें, 7 3 10 हो गया अभी। उसके बाद ये हमारा मालदीव 11,
उसके बाद इंडोनेशिया 12, किराबाती 13। ये तो टोटल 13 कंट्री से हमारा इक्वेटर गुजरता है। 3 कॉन्टिनेंट, 3 ओशियन और 13 कंट्री। अब हम बात करें जैसे अब हम यहाँ देख लिए, तो अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि इंडिया लेवल पे है। तो ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से मतलब राज्य से होकर गुजरती है। तो बात करें सबसे पहले ये गुजरात हो गया, फिर ये राजस्थान का देखेंगे, ये थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट ये हमारा जो है ये हमारा यहाँ आता है इक्वेटर के पास। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कभी पूछ लेगा बिहार गुजरता है, नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं, तो हमारे नहीं। उसके बाद उड़ीसा को भी याद रखिए, उड़ीसा भी नहीं गुजरता। 3 हमारा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राज्यों से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 कहाँ आयोजित किया था। ये अभी पिछले भी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये हमारा भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इसमें क्या बात हुई थी, इसमें बात हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड। ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या आता है, आयुर्वेदा हो गया, जैसे योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, हर्बल। तो ये सब हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ये सब हमारा इसमें हमारा और क्या ऐड कर सकते हैं, होम्योपैथिक भी हमारा होम्योपैथिक भी हमारा ऐड कर सकते हैं। होम्योपैथी ये भी हमारा होम्योपैथी भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो होम्योपैथी भी हमारा आ गया ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब हुआ था भारत में। तो हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 1948 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। अब बात करें ये भारत मंडपम की, तो ये डेवलप किया गया था G20 समिट के लिए, जो कि 2023 में इंडिया में हुई थी। तो ये भारत मंडपम तब बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बैसागु उत्सव असम के किस जनजाति समूह द्वारा मनाया जाता है। बैसागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेट बाय विच एथनिक ग्रुप ऑफ असम। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बोडो के द्वारा, मतलब बोडो जनजाति जो है असम की है, उसके द्वारा हमारा बैसागु फेस्टिवल मनाया जाता है। अब और फेस्टिवल जैसे हम देखेंगे, जैसे बैसाख हमारा क्या होता है, ये हमारा बैसाख कहाँ मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में ये पंजाब में मनाया जाता है बैसाख हमारा। अब बिहू कहाँ होता है, बिहू असम में होता है। और विशु एक बिहू, बिहू हमारा असम में हो गया, विशु हमारा केरला में होता है। उसके पोइला बैसाख ये हमारा बंगाल में, उगाड़ी कर्नाटक में। उसका हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे फेस्टिवल फसल कटाई में कौन से फेस्टिवल कहाँ पे, तो ये हमारा पोंगल हमारा ये चावल की मतलब खेती के लिए है। उसके बैसाख हमारा वीट मतलब गेहूँ, जो कि पंजाब में होता है सबसे ज़्यादा। ओणम हमारा चावल के लिए, ये राइस। फिर लोहरी हमारा शुगर केन, तो ये सबसे अलग है लोहरी। तो ये खिचड़ी जिसको बोलते हैं आप अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में। तो ये लोहरी हमारा शुगर केन की मतलब कटाई के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना दिवस की मुख्य परेड परंपरागत रूप से किस एयरबेस पर आयोजित होती है। तो विच एयरबेस ट्रेडिशनली होस्ट द मेन इंडियन एयरफोर्स डे परेड। तो ये हमारा कहाँ होता है, ये बागडोगरा एयरबेस, हिंडन एयरफोर्स बेस, अम्बाला एयरफोर्स बेस, जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा हिंडन एयरफोर्स बेस। ये कहाँ पे है, ये यूपी में है हिंडन एयरबेस। ये गाजियाबाद के आसपास पड़ता है। तो ये हमारा दिल्ली से ये क्या होता है, ज़्यादातर VIP मूवमेंट के लिए हमारा ये जाना जाता है हिंडन एयरबेस स्टेशन। अब बात करें एयरफोर्स डे मनाया कब जाता है, तो एयरफोर्स डे हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर 1932 में एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इसका स्लोगन क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। अब आर्मी डे की बात करें, आर्मी डे हमारा 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेवी डे हमारा 4 दिसंबर को। तो हमारा होगा एक क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है, हिंडन एयरफोर्स बेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की कार्यप्रणाली किससे संबंधित थी। तो विच मेथड बेस्ट करेक्टराइज द अप्रोच ऑफ द मॉडरेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये मॉडरेट्स की बात कर रहा है। मॉडरेट्स हमारा क्या था, इसमें कौन, तो इसमें हमारा आर्म ये नहीं होगा, गोरिल्ला भी वो लड़ाई नहीं करते थे। ये प्रार्थना निवेदन, हाँ ये सही है, प्रार्थना और निवेदन वो करते थे। सांस्कृतिक जागरण ये इतने भी नहीं थे। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी सही है। इसमें जैसे हमारा देखेंगे मॉडरेट्स मतलब जो लीडर्स थे उनमें कौन कौन से लीडर थे। तो ये हमारा
दादा भाई नौरोजी आते थे, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज मेहता, ये सब हमारे मॉडरेट्स लीडर थे। तो मॉडरेट से और कुछ थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो गरम दल के नेता थे। तो इसमें लाला लाजपत राय, उसके बाल गंगाधर तिलक, पाल से नाम नहीं याद आ रहा है, 2 बार हो गए, नाम क्या था तो बाद में देख लेंगे हम। तो ये क्या हुआ था 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, उसी के द्वारा ये दोनों अलग हुए थे। तो इसी के लिए मतलब ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है एक ही टॉपिक से। तो 1907 याद रखिए, सूरत स्प्लिट, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो जाते। फिर 1914 में ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों मतलब फिर समझौता होता मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊटी कोयम्बटूर की तुलना में अधिक ठंडा क्यों है? तो ऊटी और कोयम्बटूर की बात कर, ऊटी क्या है, ये नीलगिरी हिल्स पे है, और कोयम्बटूर हमारा ये मतलब प्लेन एरिया मतलब एक तरह से। तो ऊटी हमारा बहुत ऊंचाई पे है, नीलगिरी हिल्स मतलब ऊंचाई पे है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई। नीलगिरी हिल्स हमारा ऊंचाई। और इसका ये आप जानते हैं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे आप यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको 6.5 डिग्री, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है, इसलिए हमारा ऊटी क्या है, कोयम्बटूर से मतलब ठंडा होता है। तो ये एल्टीट्यूड इसका सही ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये क्वेश्चन पिछली 2-3 शिफ्टों में भी आ चुका है। तो इसे रहता है तबला वादक कौन है या तो जाकिर हुसैन कौन। तो ये सिर्फ तबला वादक, तो इसका सही आंसर तबला वादक जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन की बात करें तो ये पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये तीनों अवार्ड पाए और ये ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। और पिछली शिफ्ट में पूछा गया था मतलब इंटरनेशनल मतलब लेवल पे ये दूसरे म्यूजिशियन, देश के म्यूजिशियन के साथ काम किए। तो यही उस्ताद जाकिर हुसैन ही है। उसके बाद तबला वादक और बात करें तो ये तबला वादक में और हमारा हो गया अल्लाह रखा किशन महाराज और आनंदो चटर्जी, ये हमारे तबला वादक और हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें सितार, तो सितार के लिए रवि शंकर हो गए। उसके संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा, संतूर से शिव कुमार शर्मा, ऐसे याद रखिए। और ये तबले की बात करें तो ये तबला है, जैसे हमने पिछले भी वीडियो में बताया है, ये होता है दयान, ये बयान। तो ये लकड़ी वाला होता है, ये मतलब मेटल वाला होता है। तो ये हमारे 2 तरह के बने होते हैं। तो इससे 2 राग मिलके मतलब अलग अलग ध्वनि निकलती है। तो ये हमारा तबला होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम, दिस इज नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे? बहुमुखी प्रतिभा नहीं, प्रतिभा। तो बहुमुखी प्रतिभा होगा ये इसका सही आंसर। अब इसका सही आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। तो ये क्या दिया है, यहाँ गलती हो गई है, टाइपिंग एरर है। 1 होगा, 2, 3, 4। तो ये हमारा सही हो गया है। यहाँ देख लीजिए, तांबा दक्षिण भारत से। तांबा हमारा कहाँ मिलता था ये आपको भी पता है। तांबा हमारा ये खेतड़ी की माइन जो है राजस्थान से, और टिन ये हम अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो ये खेतड़ी राजस्थान, ये दोनों गलत हो गए। ऑप्शन सी सेल बालाकोट और हो गया लाजवर्थ अफगानिस्तान। तो आप इसमें देखेंगे तो हमारा 1 और 2 गलत हैं। तो 1 जिसमें आ रहा है ये गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया पहले से। 2 आ रहा है इसमें, और 1 किस में आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और डी कोई नहीं, तो मतलब हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, 3, 4। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 3, 4। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1857 के विद्रोह में कानपुर में ब्रिटिशों के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिशों के विरुद्ध, ये भी क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है इससे रिलेटेड। ब्रिटिशों के विरुद्ध कानपुर में हमने बताया था, तो नाना साहब थे वहाँ, क्योंकि दिल्ली में कौन था हमारा, बहादुर शाह जफर, तो दिल्ली में थे। उसके बाद बेगम लखनऊ में थी, कानपुर में नाना साहब थे। उसके बाद ये मिलिट्री उनको सपोर्ट, तात्या टोपे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हमारा ये झांसी से हो गई। तो इसके हमारा 1857 विद्रोह कंप्लीट है। अब क्वेश्चन है 1808 में परमाणु सिद्धांत किस ब्रिटिश रसायनज्ञ ने प्रस्तुत किया था? विच ब्रिटिश केमिस्ट प्रेजेंट एटॉमिक थियरी इन 1808? तो ऑप्शन है इसके जॉर्ज डाल्टन, लुइजर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, प्राउस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा फिरा के पूछ चुका है।
तो इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। तो उसके बाद लेवाइजर क्या दिए थे, कंजर्वेटिव लॉ, कंजर्वेशन लॉ दिए थे। अर्नेस्ट ये न्यूक्लियस डिस्कवरी किए थे। उसके प्राइवेट हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण कैलिफोर्निया और मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु का मुख्य कारण क्या है। मेन काज ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट इन साउदर्न कैलिफोर्निया एंड सेंट्रल चिली। तो ये क्या है, कोल्ड ओशियन करंट के कारण होता है। जहाँ क्या होता है कि जैसे कोल्ड ओशियन करंट, जैसे चिली हो गया, ये चिली, पेरू, मतलब ये सब जो कोल्ड, यहाँ पे क्या बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ करंट कोल्ड है। यहाँ हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं, क्योंकि कोल्ड पहले से ही है। तो जहाँ धूप ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर जहाँ हीट होगा वहाँ पे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे हमारा रेनफॉल भी ज़्यादा रहेगा। अब टेम्परेचर यहाँ लो होता है तो इसलिए रेनफॉल भी लो होता है। अब टेम्परेचर लो किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ करंट, कोल्ड करंट, मतलब यहाँ फ्लो होकर आती है हमारे कोल्ड करंट, यहाँ से निकलती थी इधर के एरिया, तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल, मतलब कोल्ड करंट के कारण, कोल्ड ओशियन करंट के कारण हमारा रेनफॉल कम होता है। तो ये सेंट्रल चिली और कैलिफोर्निया को यही रीजन है। तब ये देख लीजिए ठंडी, तो कोल्ड करंट और कैलिफोर्निया हो गया हमारा, हम बोल्ट कोल्ड करंट हो गया बेंगलुरु और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे जो होता है, ये सब जहाँ मतलब ये नाम है, तो इसके पास में हमारा मरुस्थल ही मिलेगा, क्योंकि कोल्ड करंट जहाँ भी होगा वहाँ मरुस्थल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया। जल जीवन मिशन, तो ऑप्शन है 2014, 2016, 2019, 2021। तो इसका सही आंसर 2019। उसी समय 2019 में क्या जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाया गया था 2019 में ही, तो जिसके द्वारा 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ही जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन हमारा आया था 2014 में। उसके बाद हमारा ये देखेंगे यहाँ SDG 6 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें SDG 6 बात करता है हमारा सब, मतलब जल की क्लीन स्वच्छ जल के लिए बात करता है। तो ये SDG 6 को भी टारगेट करता है। टोटल कितने SDG हैं, 17 SDG गोल हैं, जिसमें 6 नंबर हमारा जल जीवन मिशन की। क्वेश्चन है, बिंदुसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन क्या दिया पहला, वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये सही है। वो अपने पिता जितना साम्राज्य विस्तार किया, तो ये ऑप्शन पता नहीं। उसका वह कुशल प्रशासक था, ये भी सही हो सकता है। तो ये सही है, पर ये क्या हो सकता है पता नहीं। तो हम ऑप्शन देखेंगे, इसका सही आंसर हमारा सी है। मतलब ये इनकरेक्ट हमारा इसका सी है, ओनली 2, मतलब तो ये अपने पिता के, मतलब ये फेल हो गया था, मतलब ये ऑप्शन ए और 3 सही है। और बिंदुसार को और क्या कहते हैं, अमित्र कोट्स, ये बिंदुसार को अमित कोट्स के नाम से जानते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त करता है। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। इनमें से इसमें कैबिनेट राज और मंत्री शामिल होते हैं, हाँ 3 होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा सही कौन है, तो ये हमारा 2 तो गलत हो गया, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1-3। तो 1-3 हमारा बी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ये गलत टिक लगाए, 1-3 सही होगा। हाँ, और मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, ये मंत्रिपरिषद हमारे टोटल जितनी मतलब जितनी सीट होती है, टोटल सीट के 15% ही हमारा मंत्री बन सकते हैं, ये हमारा। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली के लिए स्पेशल है, तो वहाँ पे 10% ही। न्यायिक पूर्वावलोकन का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है। तो ये हमारा पूछ रहा है जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू हमारा आता है आर्टिकल 13। यदि कोई फंडामेंटल राइट का मतलब वायलेशन करेगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये हमारा आर्टिकल 13 उसको हमारा नील एंड वाइड कर देता है, मतलब उस ख़त्म कर देता है ये। तो आर्टिकल 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित किस महाद्वीप से नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका से तो हमारा कर्क रेखा गुजरेगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमारा मकर रेखा हो गया सॉरी, यूरोप, अंटार्कटिका, हाँ ये सही आंसर होगा। तो इसका सही यूरोप अंटार्कटिका होगा। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय,
तो गुज्जर पदयात हमारा नागभट्ट होगा इसका आंसर सही। तो ये कन्नौज में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग 8th सेंचुरी के बीच आसपास सी। उसका अनुच्छेद 239 ए का दिल्ली पर प्रभाव क्या है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। यहाँ प्रोवाइड लेजिस्लेटिव असेंबली, यही होगा आंसर। 239 ए की बात किए थे वो, जो कि पौंडीचेरी के बारे में बताया गया था, पहले भी आया था। तो ये वीडियो बस ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगा हो, एनालिसिस सही लगा हो, यदि आपको और भी डिटेल चाहिए तो हमें आप कमेंट बताइए। और अगर आप हमारे मतलब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कहना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।